We now have the, we are delighted and privileged to have the presence of the Honorable Minister Sri Nitin Gadkari ji of the MSME industry to be participating in this particular launch. He has always been a great supporter of Atal Innovation Mission in its various initiatives, and I request the Honorable Minister to share his thoughts and his views on this particular occasion. आदरणीय राजीव कुमार जी, अमिताभ कांत जी, प्रोफेसर विजय राघवन जी, डॉक्टर सारस्वत, इसरो के आदरणीय चेयरमैन और सभी हमारे देश के विकास की दिशा विजन निश्चित करने में जिनका योगदान है, ऐसे सभी अतिथिगण। मैं अक्सर एक बात याद करता हूँ कि यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। आंखें दान करना आसान है, पर दृष्टि दान करना बहुत कठिन है। एप्रोप्रिएट विजन फॉर आवर टारगेट एंड फॉर द पीपल एंड ऑल द स्टेक होल्डर्स। मैं सबसे पहले आपने ये इनिशिएटिव लिया है, इसके लिए नीति आयोग को विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एमएसएमई हमारे देश का ग्रोथ इंजन है और अभी देश में टोटल जीडीपी में 30% हमारा कंट्रीब्यूशन है, वो हम 50% तक बढ़ाना चाहते हैं। हमारा जो टोटल एक्सपोर्ट 48% है वो एमएसएमई से है, वो हम 60% तक ले जाना चाहते हैं। और उसके साथ साथ अभी तक 11 करोड़ जॉब्स क्रिएट हुए हैं। हम इस 5 साल में 5 करोड़ जॉब क्रिएट करेंगे, ऐसा टारगेट हमने सामने रखा है। स्वाभाविक रूप से ये टारगेट पूरा करने में आप जैसे सभी प्रमुख लोगों का बहुत बड़ा योगदान भी है और मार्गदर्शन भी है। निश्चित रूप से आप जो नीति निर्धारण कर रहे हैं, उसके द्वारा आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना पूरी होने वाली है। मैं आज के इस अवसर को ध्यान में लेते हुए कुछ एमएसएमई में आपके विचारार्थ कुछ मुद्दों को रखना चाहता हूँ। जो पॉजिटिव बातें वो तो अच्छी है, जो आप कर रहे हैं उसके लिए मेरा पूरा समर्थन है, पर मुझे इसमें जो गतिरोध लगते हैं, जो अड़चने हैं, उसके बारे में समाधान ढूंढने के लिए मैं आपसे सहयोग मांगता हूं, इसलिए उन बातों को आपके सामने रख रहा हूं। पहली बात यह है कि आप सब बार बार ये कहते हैं और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हमारे देश में जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, शोषित है, पीड़ित है, दलित है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यानी जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, ऐसे एरिया का विकास, ये हमारी प्राथमिकता है। इस प्राथमिकता में हमारा जो रूरल इंडिया है, ग्रामीण भारत है, रूरल एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमी, ट्राइबल सेक्टर और विशेष रूप से एग्रीकल्चर ट्राइबल के साथ हमारे जो 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसका विकास का मॉडल बनाए बिना हिंदुस्तान का ग्रोथ रेट नहीं बढ़ सकता। इन सब जगह पर पर कैपिटा इनकम और ग्रोथ बहुत कम है, निग्लिजिबल है, जिसके कारण हमारे जीडीपी के भी आंकड़े नहीं बन पा रहे। काफ़ी दिन के अनुभव के बाद, और मैं ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में काम करता हूँ, इस मेरे अनुभव के साथ मुझे ऐसा लगता है कि इस बात को, इस तथ्य को स्वीकारना होगा कि अर्बन इंडिया, रूरल इंडिया, और नीतियों को बनाते समय हम लोग अर्बन और रूरल इंडिया दो परिप्रेक्ष्य में अगर सोचेंगे तो स्वाभाविक रूप से, नैसर्गिक रूप से हमारी प्रायोरिटी ये रूरल इंडिया पर आएगी।
क्योंकि अर्बन इंडिया की जो समस्या है जिसका हम लोग आज सामना कर रहे हैं, उसका एक कारण ये भी है कि हमने रूरल एग्रीकल्चर ट्राइबल इंडिया को नेग्लेक्ट किया है। तो मैं आपको सबसे पहले इस बात के लिए अनुरोध करूंगा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो मिशन है उसकी इसमें आज हमें आगे जाने में हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है, इसका अध्ययन नीति आयोग से कोई अच्छे तरह से उसका अध्ययन नहीं कर सकता। और आत्मनिर्भर भारत बनाने में जो मुझे लगता है कि जो हमारी अड़चनें हैं उसको दूर करने में नीति आयोग ही इसका समाधान ढूंढ सकता है, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ इसका कोऑर्डिनेशन करना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जो मैं आपको और यही कहूँगा कि भारत सरकार ने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और एग्रीकल्चर और बैकवर्ड एरिया के लिए बजट में काफ़ी रिस्ट्रिक्शन रख के पैसा रखा हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट ने भी रखा हुआ है। पर इन पैसों का जो उपयोग हो रहा है रिसोर्सेस का, इसका अगर परफॉर्मेंस ऑडिट आप करेंगे तो मुझे लगता है कि इसमें और ज़्यादा इसका परिणाम कारक उपयोग हो सकता है। तो ये फंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन ग्रामीण कृषि क्षेत्र में, वनवासी क्षेत्र में 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट में कैसे करें, तो आत्मनिर्भर भारत में ये सबसे अच्छी और बड़ी पहल होगी, ऐसा मुझे लगता है। बदलो। मेरा दूसरा एक सुझाव ये है कि यहाँ थोड़ा भी फर्क पड़ेगा तो आत्मनिर्भर भारत की गाड़ी की स्पीड एकदम बढ़ेगी। इसके साथ साथ जो मोटे तौर पर मैं और एक बात आपको कहूँगा जो आत्मनिर्भर भारत में मुझे समस्या के रूप में कभी कभी ध्यान में आती है, वो हमारी सिस्टम है। हमारी एमएसएमई की पूरी सिस्टम को स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार में मैंने अलग अलग योजनाओं का रिव्यू करके पीछे पड़ा हूँ कि उसका परफॉर्मेंस क्या है, कब सबमिट हुई, कब प्रोसेसिंग हुई, किसने किसने कितने दिन फाइल रखी और कहाँ कहाँ निर्णय हुए, मुझे डाटा बताओ। तब मुझे बहुत से आश्चर्यकारक बातें ध्यान में आई है। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए मैं राजीव जी और अमिताभ कांत जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि डिजिटलाइज मैनेजमेंट सिस्टम ऐसी तैयार हो कि हम कोई भी निर्णय 15 दिन 20 दिन के अंदर हो करें, और इसके बारे में निश्चित रूप से इस सिस्टम का वो अध्ययन करें। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात आती है वो इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट एंड भारत सरकार, ये जैसे हमारे हाईवेज में हम स्पीड ब्रेकर्स बनाते हैं, तो ये स्पीड ब्रेकर्स जो है इनको आपको उखाड़ के फेंकना होगा। मैं उखाड़ के फेंकना होगा इसका शब्द कर रहा हूँ क्योंकि जिस गाड़ी को आप इसरो या आप लोग बहुत साइंटिफिक स्टडी करके उसकी मशीन के पार्ट को डिज़ाइनिंग करके रिसर्च करके तैयार करते हो और आप नीति आयोग में उसको बहुत अच्छी तरह से असेंबल करके उसको परफेक्ट बनाते हो, जैसे आपने परफेक्ट बनाया वैसे हम लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो स्पीड ब्रेकर भी हम तेज़ी से बनाने का काम जोरों में हाथ में लेते हैं और पूरे गाड़ी की स्पीड को ख़राब कर देते हैं। अब ये इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट मिनिस्ट्री में आप अभी कभी देखो कि अभी कोई एमएसएमई में छोटा उद्योग भी डालना है कि कितने लाइसेंस और कितने दिन लगते हैं और कितने पब्लिक हियरिंग्स है, कितने महीने लगते हैं। आप तो एक आधा साल तो कोई इंडस्ट्री नहीं डाल सकता। एक एक के चक्कर काट काट के बेचारा पहला पसीना करके उसके 2-3 तो नए जूते उसी में घिस जाके ख़त्म हो जाते हैं। इतना उसको रेड टैपिज्म का सामना करना पड़ता है। मेरा कहना है कि इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के साथ पूरी तरह कटिबद्धता रख के जो इसका वायोलेशन करेगा उसको कड़ी से कड़ी सज़ा होगी, फाइन होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर ये सेल्फ असेसमेंट सिस्टम के आधार पर अगर ये हो तो मुझे लगता है कि इसका खुद ही ऑडिट करे, खुद ही उसको चेक करे, और अगर पब्लिक ग्रीवेंसेस में अगर तकरार आती है और साबित होती है
तो फाइन की मर्यादा 10 गुना बढ़ा दीजिए, और 2 बार 3 बार फाइन करने के बाद लगे तो परमिशन कैंसिल भी कर दीजिए। पर हर आदमी, जैसे हम लोग हमारे सिस्टम, हर आदमी डिसऑनेस्ट ही है, हर आदमी चोर है, ऐसा समझ कर ही अगर नीतियाँ बनाएंगे तो जो अच्छे लोग हैं, जो काम करना चाहते हैं, उनको भी हम गतिरोध लगाएंगे। ये बात जितनी महत्वपूर्ण है कि जो सिस्टम में गलत लोग हैं उनको रोकना, उनको आइडेंटिफाई करना और उनके ऊपर कार्रवाई करना। तो ये मुझे लगता है कि इस बात का भी संशोधन करना आवश्यक होगा। तीसरी जो बात मैं आपके सामने रखूंगा, जो प्रधानमंत्री जी ने कही और आपने लिखी, वो बहुत ही अप्रोप्रिएट है कि साइंस शुड हेल्प टू सॉल्व द सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ कॉमन पीपल, एक्सटेंड, ब्रैकेट में लिखा है, साइंटिफिक रिसर्च फ्रॉम लैब्स टू द लैंड। तो पहली बात तो मैं आपको, डॉक्टर सारस्वत साहब भी थे, अभी इसरो के लोग भी बैठे हैं, आपके कितने रिसर्च जो है वो कितने पब्लिक में पहुंचे हैं। नीरी हमारे यहाँ काम करती है, बहुत सी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, आप केवल एक बार वेरीफाई कर लीजिए कि इनके रिसर्च एक्सेसिबल है क्या। जिनको एक्सेसिबल है उनको परमिशन देने में, उनको मदद करने में, पॉजिटिव रोल में इनकी कितनी दिक्कतें हैं, उनमें कौन से एग्जिस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसके कारण ये मदद कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। एक बार इसका इवैल्यूएशन आप करिए। मेरे ध्यान में ये आया कि इन संस्थाओं से उस रिसर्च को लेना और प्रैक्टिकल लेवल कर उसको पूरा करना, इसमें काफ़ी गैप्स हैं। और इसलिए मैं ये आपको कहूँगा कि हमारी सभी गवर्नमेंट की रिसर्च इंस्टीट्यूट, कभी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, अलग अलग फील्ड की, इनके टोटल रिसर्च जो है, जो प्रधानमंत्री जी ने अपेक्षा व्यक्त की है, क्या वो रिसर्च छोटे, गरीब, सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों तक आसानी से पहुंच सकते हैं क्या। इसमें स्टार्टअप जो आपका अटल मिशन है बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं पहली बात तो आपके काम को अप्रिशिएट करता हूँ, मैं कोई टीका टिप्पणी या निगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ, पर मैं अपने आत्म परीक्षण में मेरे डिपार्टमेंट की जो दिक्कतें आती है जिससे मेरी स्पीड बढ़ सकती है, वो बातें आपके विचारार्थ रखना चाहता हूँ। तो पहली बात, इसको भी आप ज़रूर एक बार वेरीफाई करिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात है फाइनेंस की। हम सब बातों के नाटक कर सकते हैं, पैसे का नाटक नहीं हो सकता है। और इसलिए मेरे ध्यान में छोटे छोटे ग्रासरूट पर आया कि जीनियस, इंटेलिजेंट, इनिशिएटिव लेकर काम करने वाले खूब लोग हैं, महिला है, पुरुष है, पर उनको दिक्कतें हैं। पैसे वाले को पैसा आसानी से मिलता है, पर जिसके पास टैलेंट है, इनोवेशन है, रिसर्च है, एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, उसको कोई पैसा आसानी से मिलता नहीं है। और आज बैंकों के इसमें जाकर पैसा लेना, यह आपको भी पता है कि इस समय कितनी उस प्रकार की अड़चनें, जो आज का विषय नहीं है। तो फाइनेंशियल कैपिटल लेजिटिमेट, जुनाइन और कॉम्पिटेंट लोगों को, स्टार्टअप को आसानी से कैसे मिले, इसकी सिस्टम को भी आपने इतना डिजिटलाइजेशन में काम किया है कि राघवन साहब को मैं कहूँगा कि ईज़ ऑफ बिजनेस बार बार प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, तो ये टोटल सिस्टम को आप कैसे करें। मैं टीका टिप्पणी नहीं करता, पर वो मैं अभी ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करता हूँ तो एक दिन मेरे कार्यक्रम का इतने बार खराबा एनआईसी ने किया, तो मैंने हमारे सेक्रेटरी को कहा कि आइंदा कभी एनआईसी को काम देगो तो याद रखना आप, ताकि मैं गुस्सा हो गया, क्योंकि हर कार्यक्रम में वो अपना प्रभाव रख के ही जाते थे। अब मुझे नहीं समझ में आता कि इतने बड़े साइंटिस्ट और है और सब बातें होने के बाद जो बात अगर प्राइवेट कर सकते हैं बाकी लोग, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तीसरी बात, मेरे डिपार्टमेंट के अनुभव के आधार पर मैं एनएचआई में कह रहा हूँ, एक तो पहला नीति आयोग का मैं धन्यवाद दूंगा कि उनके सहयोग से मैंने टनल में एक काम लिया था, जोजिला टनल के लिए, और मैं जब मेरे पास फाइल आई थी तो उसकी कीमत बढ़ाने के लिए मुझे अनुमति मांगने के लिए आई थी, जो मैंने रिजेक्ट की, और वो कीमत 11 साढ़े 11 हज़ार करोड़ तक जा रही थी।
तो मैंने कहा ये टनल तो हमको करना ही नहीं, इतने पैसे में नहीं होगी। और फिर नीति आयोग के सहयोग से भी हमने और हमारे एसोसिएम के साथ, पीएचडी चैम्बर एसोसिएम के साथ ओबेरॉय होटल में स्टेक होल्डर की कॉन्फ्रेंस ली थी, जो टनल का काम करते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं। और टेक्निकल और फाइनेंशियल क्वालिफिकेशंस मैंने ध्यान में लेकर वो बदल दिए, उसमें काफ़ी इंटरेस्ट लिया और एक्सपर्ट लोगों की भी सलाह ली और काफ़ी वर्क हुआ आप सबके सहयोग से। और मुझे बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि जोजिला टनल का जो टेंडर हमने रिसीव किया है, उसमें हमने 4,500 करोड़ एक ही टेंडर पर बचा लिए है, 4,500 करोड़। एंड दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ कि हमने इसके पीछे पढ़कर उसको, और क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। अभी हमने केवल टेक्निकल क्वालिफिकेशन, जैसे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ कि ये जब चाइनीज़ कंपनी के विषय निकले तो हमने हमारे टेक्निकल क्वालिफिकेशन सुधरे। तो कल मैं हमारे सेक्रेटरी और चेयरमैन को, मेरे से रहा नहीं गया, तो मैंने उनको कहा कि आप टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो बनते हैं, मैं किसी पर चार्ज नहीं लगाता हूँ, इस देश के बड़े लोगों को वही काम करे, दूसरे कोई कंपटीशन में नहीं आए, ऐसे लिए ही आप बनाते हो क्या, ऐसा पूरा संशय इससे से आता है। तो मैंने कहा कि आपने जिसको क्वालिफाई किया है उसको मैं बेस्ट अवार्ड का बख्शिश देता हूँ, तो ये क्या दिक्कत है। और हमने उसको डाइल्यूट किए। फॉर्चुनेटली मेरे सेक्रेटरी इस समय बहुत अच्छे हैं और उन्होंने बहुत इनिशिएटिव भी उन्होंने भी लिया और काफ़ी निर्णय अभी हमने किए। आपको अभी एक ब्रिज हमने गंगा पर बनाया, उसमें हमारा 25% लोअर जाकर एक देश के बेस्ट ब्रिज कॉन्ट्रैक्टर ने लिया। देखिए, यही मैं क्यों आपको कह रहा हूँ कि दीज आर द स्मॉल चीज़ें। अभी आप एक एक फील्ड का, आप एग्रीकल्चर की बात करें, मैं अब रोड कंस्ट्रक्शन की बात करता हूँ। मैंने कल एक सीमेंट मैन्युफैक्चरर को कहा कि मैं 1 लाख करोड़ का सीमेंट एक साल में NHAI में रोड के लिए आपसे खरीदी करता हूँ, कंक्रीट के रोड मुझे बनाना है। और मैं आग्रह करता था, पर तुम लोगों ने, तुमने कार्टेल बनाकर सरकार को लूटने की कोशिश की, इसलिए मैंने अब कंक्रीट रोड का आग्रह करना छोड़ दिया और तुम्हारा बिजनेस चला गया। और मैं तुम्हारी कोई बाजू नहीं लूँगा, क्योंकि तुम्हारी आदत से तुम बेकार हो, मजबूर हो, और इसलिए मैं आपको मदद नहीं करूँगा। तब मैंने उनको कहा कि आप एक काम करिए कि आप, अगर मुझे, तो मैं 1 लाख करोड़ का सीमेंट एक साल में लेने के लिए तैयार हूँ। 30 से 40 हज़ार करोड़ का रेडी मिक्स कंक्रीट खरीदने के लिए तैयार हूँ। और आप और मैं मिलकर हम स्टैंडर्डाइज डिज़ाइन करते हैं। आपके फैक्ट्री में आप टोटली प्री कास्ट में स्टैंडर्ड डिज़ाइंस के रोड के जो बीम्स बनाने के हैं वो करिए। और अभी आपको बताते हुए खुशी हो रही कि मलेशिया से हमने एक टेक्नोलॉजी अप्रूव की। रवि सिन्हा करके जो IIT के मुंबई के सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के इंचार्ज थे, उनके अध्यक्षता एक कमेटी को मैंने मलेशिया भेजा था और उन्होंने प्रीकास्ट में स्टील के बजाय स्टील फाइबर यूज़ किए और उसके कारण 2 पिलर के बीच में अब 100 मीटर बीच में पिलर की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे ब्रिज की कॉस्ट 30% कम हो सकती है, यानी हम कम से कम साल में 25 से 30 हज़ार करोड़ बचा सकते हैं। इतने ब्रिजेस हम बना रहे हैं केवल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके। पर सरकार में कोई टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट करने के लिए सिस्टम में तैयार नहीं है। कितना भी आया, सॉइल स्टेबलाइज लाया, ये लाया, तो हमारे लोग बोलते हैं वो कल जाके मैं अच्छा कुछ करूं तो मुझे अवार्ड तो मिलने वाला नहीं है, पर एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो मेरी पेंशन रोकेंगे, मेरे को कार्रवाई करेंगे, मेरी नौकरी पे तकलीफ होगी। मैं क्यों नए इनिशिएटिव करूं, मैं क्यों नया प्रयोग करूं? तो पहली बात, राघवन साहब, अब आप लोग इसमें कुछ करिए कि नए इनिशिएटिव लेने वाला, नए टेक्नोलॉजी को उपयोग करने वालों को संरक्षण देना पड़ेगा। जैसे बैंक इज ए बिजनेस, बैंक में कोई कर्जा देगा तो 100 में से 10 केसेस फंसेगी, 90 चलेगी, कभी प्रॉफिट में रहेगी, कभी नहीं रहेगी। तो आप बोलोगे कि तुम अगर डिफॉल्ट हो गया तो मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल, तो गड़बड़ होगा। अभी हमारे यहाँ पूना में एक सरकारी अधिकारी ने ऑर्डर निकाला कि जिस कंपनी में कोरोना होगा, कोविड होगा, उस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ये ऑर्डर निकला हुआ है।
और ये निकालने वाला आदमी छोटा नहीं है, आईएएस ऑफिसर है, कमिश्नर है। जब लोग ये भी आपके फिर ऐसा ही है, तो पुलिस कमिश्नर ऑफिस में 400 पुलिस वालों को कोविड हुआ है, तो आप पुलिस कमिश्नर पर क्या कार्रवाई करोगे? कलेक्टर के ऑफिस में इतने हुए, उसके ऊपर क्या कार्रवाई करोगे? तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड स्पिरिट। यूजिंग ऑफ इनिशिएटिव, न्यू इनिशिएटिव, स्टार्टअप, न्यू टेक्नोलॉजी, इसके बारे में पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस और प्रयोगशीलता के लिए रिस्क लेने की तैयारी का माहौल बनाने के लिए आई डोंट नो, इसको कायदा सुधारना पड़ेगा या मॉरल सपोर्ट करना पड़ेगा। देखो, जो रास्ते पे चलेगा उसका एक्सीडेंट होगा ही, जो काम करेगा उसकी मिस्टेक्स होगी। इफ द मिस्टेक्स आर बोनाफाइड, फॉरगिव देम, एंड द मिस्टेक्स आर मैलाफाइड, सैक देम। पर आप बोनाफाइड मिस्टेक्स के लिए लोगों के करियर खराब करेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाएगी, तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करने में सरकारी इसमें बहुत दिक्कतें आ रही। मेरे जैसे व्यक्ति को एक एक टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत प्रेशर, तकलीफ देनी पड़ती है, तब मैं दबाव डाल डाल के करता हूँ, फिर कहता हूँ आपको प्रोटेक्ट करूँगा, तब थोड़े होते होता है। तो ये स्थिति अगर होगी तो बाकी जगह पर ये स्थिति को बदलने में आप लोग क्या कर सकते हैं, ये भी थोड़ा देखिए। एक जो मैं तो आज मेरी ही दिक्कतें आपके सामने रख रहा हूँ, इसका मुझे संकोच हो रहा है, पर मैं आपके जैसा अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि आप लोगों पर मेरा ये पॉजिटिव विश्वास है कि आपको अगर समस्या मिलेगी तो आप उसका निश्चित रूप से सॉल्यूशन और समाधान निकाल सकते हो। दूसरी बात जो आपने अभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कही, अभी देश में 3 साल हमको है इतना चावल पड़ा हुआ है, और चावल पड़ा, ये केस स्टडी लगे तो राजीव कुमार जी आप कर लें। प्रधानमंत्री जी ने कहा 4 बार कि सैनिटाइजर क्यों नहीं बनता चावल से, तो चावल से बनता है, क्योंकि चावल से अब इथेनॉल बनाने की भी हमने अनुमति दी है, और इथेनॉल में अभी फ्लेक्स इंजन लाकर पेट्रोल और इथेनॉल, ये मैं लगातार कोशिश लगाऊं कि इथेनॉल के पंप भी खड़े होंगे, क्योंकि भारत सरकार ने 250 करोड़ की जिसकी वर्थ है उसको पेट्रोल पंप डालने की अनुमति देने की नीति बनाई है, और पर उसको कंडीशन है कि पेट्रोल पंप पर उसको अल्टरनेटिव फ्यूल या इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन करना होगा। तो अब स्वाभाविक रूप से ये राइस टू इथेनॉल की इकोनॉमी, ये कम से कम 40,000 करोड़ की रूरल एग्रीकल्चर सेक्टर में हो सकती है। अभी पंजाब सरकार ने चावल बेचने के लिए निकाला है सड़ा हुआ, उसका रेट मिनिमम 6.5 रुपये किलो है। हमारी एमएसपी हम बढ़ानी चाहिए, मजबूरी है, तो नीति आयोग भी जानती है, पर हमारी एमएसपी इंटरनेशनल प्राइस और मार्केट प्राइस से ज़्यादा है। तो अब लगभग शुगर में भी वही हुआ, चावल में भी हुआ, गेहूं में हुआ, सब में हो रहा है। तो ये सब सरकार कहाँ खरीदी करेगी और कहाँ रखेगी? और अगर खरीदी करके रखेगी तो हमारे पास गोडाउन में अब चावल रखने के लिए जगह नहीं है, गेहूं के लिए जगह नहीं। हरियाणा सरकार ने डिक्लेयर किया है कि आप चावल नहीं लगाओगे तो आपको इंसेंटिव मिलेगा। अब मेरे आपसे अनुरोध है कि जो प्रॉब्लम है उसका समाधान ढूंढना, जो समस्या है उसका उपाय ढूंढना, जो सरप्लस है उसमें से टेक्नोलॉजी और इनोवेशन लाकर उसको वैल्यू एडिशन करना और रोजगार निर्माण करना, दैट इज़ टू बी ए प्रायोरिटी फॉर कंट्री। और ये आत्मनिर्भर भारत में आवश्यक है। पर मैं अब कोशिश कर रहा हूँ, पर अभी भी राइस से इथेनॉल बनाने की एक भी फैक्ट्री शुरू नहीं हो पाई। अब ये पूरा राइस का कन्वर्शन इथेनॉल में होगा तो हमारा क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कम होगा, पोल्यूशन कम होगा, क्योंकि ग्रीन फ्यूल है। इस प्रकार के करीब मैंने 50 एक सेक्टर देखे हैं। अभी आपको एक बहुत अच्छा इफेक्ट बता रहा हूँ। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वालों के साथ बातचीत हुई तो एक ध्यान में आया कि एमएसएमई में जो ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स में काम करते हैं, अब ये टोटल इंडस्ट्री है 4,85,000 करोड़ की, और इनका एक्सपोर्ट है 1,45,000 करोड़ का। और आज एकदम ध्यान में आया कि जो बाहर से जो स्पेयर पार्ट्स जो इंपोर्ट करते थे, ये आज के माहौल में उन्होंने इंडिया में लेना शुरू कर दिया, तो नेचुरली इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा आया। तो अब वो काफ़ी एमएसएमई को फ़ायदा हुआ। अभी प्रधानमंत्री जी ने एक कल्पना निकाली, मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि टॉयज़ की कल्पना उन्होंने कही। अब टॉयज़ इंडस्ट्री 10,000 करोड़ की बन सकती है। अब हमारे टेक्नोलॉजी सेंटर जो है,
इसमें हमने नीति बनाई थी, पुराने मेरे सचिव बहुत आग्रही थे एमएसएमई में, वो बोलते थे ये मंजूर हुआ हो जाने दो 20 सेंटर, एक सेंटर पे 250-300 करोड़ खर्चा कर रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि आप क्यों करते हो, आप देश की इंडस्ट्री को, आईआईटी को, इंजीनियरिंग कॉलेज को, पॉलिटेक्निक कॉलेज को और इंडस्ट्री को कहो कि तुम टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, स्किल्ड एंड रिसर्च सेंटर खोलो, बिल्डिंग और लैंड आपकी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका होगा, जितनी मशीन आपको लगेगी वो सरकार ग्रांट में रूप में देगी। अगर इस आधार पर स्कीम बनाओगे तो 20 के जगह हम 200 टेक्नोलॉजी सेंटर खोल सकते हैं, ताकि रिसर्च करने के लिए। और मैं ये मानता हूँ कि गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन अच्छी है, पर गवर्नमेंट से प्राइवेट में और अच्छा उसमें हो सकता है रिसर्च, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डिज़ाइनिंग। तो टेक्नोलॉजी सेंटर्स में रिसर्च, ट्रेनिंग, स्किल्ड, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग और उसकी क्वालिटी, इसमें हम लोग हजारों सेंटर्स खोलने चाहिए, इसी देश की आवश्यकता है। अभी टेक्नोलॉजी सेंटर परसों हमने राजस्थान में खोला, तो टेक्नोलॉजी सेंटर के एक के सब सेंटर्स खोलने की भी योजना तैयार की है और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो मैं आज आपको यही कहूँगा कि ये जो मिशन है, जो उद्दिष्ट आपने रखा है, वो बिल्कुल सही है। मैं जो बात आपने सोची वो एकदम सही है। जो मिनिस्ट्री का आपने जो सामने रखा हुआ है, वो मुझे लगता है उसकी व्याप्ति थोड़ी सी लोगों पर भी छोड़ देनी चाहिए। जो बैंक ऑफ आइडियाज़, इनोवेशन एंड रिसर्च, ये हमारी कल्पना है, उसमें पब्लिक से हम लोग अलग अलग प्रकार की आइडियाज़ ले, अलग अलग डिपार्टमेंट की, और फिर उनको सपोर्ट करें। तो जैसे मेरे पास ही हर डिपार्टमेंट की अलग आइडिया, जैसे परसों मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं फूड अपने मिनिस्टर जो है प्रोसेसिंग, उनके साथ हमारी कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने आग्रह से मुझे बुलाया था। तो मैंने रेलवे को पूछा कि हम लोग कंटेनर में जो सब्जियां लेके जाते, फ्रूट वेजिटेबल, तो वो कंटेनर जो ट्रक पे रखते हैं, तो ट्रक में अरेंजमेंट है कि उसको इलेक्ट्रिक देकर, पावर देकर हम उसका ये मेंटेन करते हैं टेम्परेचर। तो रेलवे में आपने एसी कोच बनाया, 2 टायर और 3 टायर, पर रेलवे के रैक में 40 फ्रूट वेजिटेबल के कंटेनर को वही सिस्टम से जिसने आपने आपके डब्बों को एसी किया, एसी फर्स्ट क्लास, एसी 2 टायर, 3 टायर, उसी से आप कंटेनर को पावर देकर वो क्यों नहीं ठंडा बना सकते हैं। तो उन्होंने कहा हमने अभी तक इस पर सोचा ही नहीं। मैंने बोला सब लोग ट्रक पे लेकर माल जा रहा है, एक एक कंटेनर पोर्ट पे। अगर आप ये करोगे तो नासिक से 40 कंटेनर की ट्रेन पोर्ट में जाएगी, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। अब मैंने उनको एक सुझाव दिया था कि रेलवे के साथ मिलकर, अब नासिक में प्याज है, तो नासिक में जैसे अभी पैसेंजर ट्रेन निकलती, वैसे हर दिन एक ट्रेन प्याज की जाएगी गुवाहाटी में, एक ट्रेन जाएगी बेंगलोर में, एक ट्रेन जाएगी दिल्ली में, एक ट्रेन जाएगी चंडीगढ़ में। इस प्रकार से उसका टाइम टेबल वो प्लान होगा, लोग अपना बुक करेंगे, अब लोगों के बजाय माल अपना रखेंगे, वहाँ जाकर बेच देंगे। तो ग्रेप की, अभी हमारे नागपुर में ऑरेंजेस है, तो मैं कम से कम 100 ट्रेन ऑरेंज के सीज़न में नागपुर से अलग अलग जगह पर जाएगी, तो हमारे किसानों को अच्छा मार्केट मिलेगा। पर वो ट्रेन अब ये करने के लिए कभी किसी ने सोचा ही नहीं है। इसमें प्राइवेट सेक्टर को लाना चाहिए और इसमें एकदम अच्छा होगा। मैं आपको एक अनुभव बताता हूँ कि मैं स्वीडन गया था 5-6 महीने पहले, तो मैं नागपुर के संतरे लेकर, कोई उसका एक्सपोर्ट नहीं होता, वो बिटरनेस है, खट्टा है, ऐसा कहकर वो टेबल फ्रूट करके अच्छा है तो कोई लिए नहीं। तो मैं दुबई उतरा और मैंने होटल में दुबई के जो बड़े बड़े स्टोर के कम से कम 15-20 लोगों को बुलाया चाय के लिए, और मैंने अपने लिए हुए संतरे लेकर चाय भी पिला और एक एक संतरा उनको दिया। 2-2 संतरे उन्होंने खाए और फिर मुझे कहा कि तो बहुत अच्छे हैं। अब मैंने उनसे 50 कंटेनर का ऑर्डर लाया। अब मैं नागपुर के संतरे इस बार दुबई को एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। अब अभी एक अच्छी हुई कि यहाँ नोगा करके एक कंपनी है, नागपुर ऑरेंज ग्रोवर एसोसिएशन। अब कभी मैं राजीव कुमार जी दिल्ली आऊँगा तो आपके लिए जाम लेके आऊँगा। उन्होंने क्या किया है कि जाम में संतरे का साल डाला और एक साल उसके ऊपर डालकर इतना टेस्टी संतरे का जाम बनाया, मैं आपको दूंगा तो आपने कभी खाया नहीं होगा, इतना अच्छा है। अब उसका एक्सपोर्ट मार्केट है, पर बेचारी कंपनी सरकार की है, महाराष्ट्र सरकार की, बंद होने के कगार पर है। अब मैंने कहा तुम मेरे को तुम्हारा जाम दे दो, मैं तुमको मार्केट करके मदद करता हूँ।
प्रॉब्लम ये है कि देर आर थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ जीनियस इंटेलिजेंट पीपल जो करना चाहते हैं, करने की ताकत रखते हैं, एबिलिटी रखते हैं, पर हमारे एटमॉस्फेयर में, इकोसिस्टम में उनको हेल्प करने की काफ़ी दिक्कतें आती है। और दिक्कतों को आइडेंटिफाई आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। उनको कम करके इनको प्रोत्साहित करने में ये अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। और ये जब तक ऐसे इस प्रकार की एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे, इंपोर्ट को कम करेंगे और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव और पोल्यूशन फ्री हमारी नीति होगी, तो रोजगार का निर्माण होगा। और इसका प्रायोरिटी ग्रामीण, कृषि, एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल, सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड एरिया, नहीं तो जो अच्छे लोग हैं, धनवान लोग हैं, वही लोग अपने स्कीम का फ़ायदा लेते हैं। जो आखिरी पायदान पर खड़ा है उनके पास योजना नहीं पहुंचती। और जो प्रधानमंत्री जी का स्पिरिट है कि साइंस शुड हेल्प टू सॉल्व द सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ कॉमन पीपल, दिस कॉमन पीपल मीन्स सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड, रूरल, ट्राइबल, एग्रीकल्चर। और यहाँ इसमें शेड्यूल ट्राइब मिनिस्ट्री का भी फंड उपयोग करके, एमएसएमई का भी आप हमको मार्गदर्शन करके इसकी पर कैपिटा इनकम और ग्रोथ रेट में कंट्रीब्यूशन बढ़ाने में आपका उपयोग होगा तो बहुत अच्छा होगा। आपके सबके सहयोग से एमएसएमई की डेफिनेशन अब बदल गई है। काफ़ी बड़े प्रमाण पर अलग अलग सेक्टर को हम लोग हेल्प करने की बात कर रहे हैं, पर मैं भी मंत्री करके महसूस करता हूं कि जो कुछ किया है वो बहुत कम हुआ है। बहुत कुछ करने की आवश्यकता है जिसके लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है, जिसके लिए अप्रोप्रिएट निर्णय, अप्रोप्रिएट विजन, ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड, डिजिटलाइज सिस्टम, फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और इसमें रेट टैबिज्म से मुक्ति। और ये करने पर हिंदुस्तान में काफ़ी स्टार्टअप करने वाले कैपेबल लोग लाइन में खड़े हैं और आपने ऐसे अनेक लोगों को दिशा दी है, जिसके लिए मैं नीति आयोग को धन्यवाद दूंगा। तो मुझे लगता है अब उन सब लोगों को इनिशिएट करने में आपने ये जो आत्मनिर्भर भारत का अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस के इसमें ये जो प्रमोशन का कार्यक्रम लिया है, बहुत अच्छा है। इसकी व्याप्ति और बढ़ाइए। मुझे थोड़ा सा दुख है, मुझे माफ़ करिए। आज मैंने अपनी दिक्कतें और प्रॉब्लम आपके सामने ज़्यादातर रखे, पर मैं इस बात को रिकग्नाइज करता हूँ आप सबको कि आप लगातार आत्मनिर्भर भारत की दिशा में, इस देश की उन्नति कैसे हो, इंपोर्ट कैसे कम हो, एक्सपोर्ट कैसे बढ़े, हमारी इकोनॉमी आगे कैसे जाए, नए रोजगार का निर्माण कैसे हो, इस आधार पर आप जो काम कर रहे हैं, तो मैं इसमें आपको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और आखिरी का एक ही मुद्दा राजीव जी मुझे आपको कहना है, ये परीक्षा उसी दिन हम पास होंगे जिस दिन हमारा इंपोर्ट कम होगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ग्रोथ रेट बढ़ेगा और एमएसएमई का भी हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो भी कम से कम टोटल ग्रोथ में ज़्यादा होगा। मुझे याद है मैं पिछले 5 साल में जब शिपिंग, वाटर ट्रांसपोर्ट और रोड मिनिस्ट्री का मंत्री था, तो मुझे जब ये स्टैटिस्टिक में बताया गया कि देश के जीडीपी में 3% कंट्रीब्यूशन मेरे मिनिस्ट्री ने किया है। मैं वाटर रिसोर्सेज का भी उस समय मंत्री था, वो डिपार्टमेंट मेरे पास थे, तो मुझे बहुत तसल्ली हुई कि एग्जैक्टली आत्मनिर्भर भारत करने में ये मेरे डिपार्टमेंट का योगदान हुआ, जो 3% मेरा कंट्रीब्यूशन जीडीपी में हुआ। क्यों नहीं आप लोग तय करके हर मिनिस्ट्री को कहते हो कि तुम इतना कंट्रीब्यूशन करो आत्मनिर्भर भारत को बनाने में, तुम्हारे यहाँ से इतने रिजल्ट निकलने चाहिए। नहीं तो ये रफ का फेयर करने वाले विद्यार्थी बहुत होते हैं, स्कूल में बैठ के रफ में लिखते और घर में आके फेयर करते। ये फुकट के मेहनत से क्या होने वाला है। वी नीड टू चेंज सम ड्रास्टिक चेंज, रिवोल्यूशनरी चेंज और परफॉर्मेंस ऑडिट और इकोनॉमिक रिजल्ट्स में उसकी परिणामकारकता आएगी। उस दिशा में हम लोग काफ़ी आगे जा रहे हैं। मैं आपको डिस्करेज नहीं करूंगा, आप लोग प्रयास भी कर रहे हैं और काफ़ी आगे जा रहे हैं। इसकी स्पीड और ज़ोरों से बढ़ानी होगी। और जो हमारे जैसे लोग हैं जो देखते ही है, जैसे हमारे यहाँ रोड बनते हैं तो टेलीफोन डिपार्टमेंट और बिजली डिपार्टमेंट पहले देखता है कि रोड कहाँ बना है, और जहाँ रोड बना है वहीं वो खोदने का काम शुरू करते हैं। वो जैसे देखते रहते हैं कि रोड बना कि दूसरे दिन खोदने के लिए वो वहाँ आकर तुरंत गड्ढे करके चले जाते हैं। तो ये आपको भी अनुभव मजे, तो मुझे भी है।
तो ये जो स्पीड ब्रेकर्स है इनको उखाड़ के फेंकने में भी आपको आइडेंटिफाई करके इनको निकालना होगा। तो मुझे लगता है ये अगर निकले स्पीड ब्रेकर्स तो भी नेचुरल स्पीड एकदम बढ़ जाएगी। आपने ऑलरेडी वो हमारे इसरो वाले साहब ने कहा, उन्होंने टेक्नोलॉजी में तो बेस्ट है, सब अच्छी टेक्नोलॉजी हमने बनाई है, पर ये स्पीड ब्रेकर्स थोड़े से निकाल देंगे तो इफ़ेक्टिव टेक्नोलॉजी को बढ़िया स्पीड से गाड़ी आगे जाएगी और आगे जाने वाली है और हम प्रधानमंत्री का सपना पूरा करेंगे, ये मेरा विश्वास है। मैं फिर से एक बार आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ। और एमएसएमई विभाग का आप सब लोग मिलकर पूरा माइन्यूटली एनालिसिस करिए, हमारी त्रुटियां, हमारी कमियां बिना संकोच हमें बताइए, हम उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। Thank you, Honorable Minister, for the wide-ranging set of inputs and insights that you have given.